जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 28 जनवरी 2025 और हम लोग जो है वो करंट अफेयर्स के लेक्चर को कवर करेंगे। और ये लेक्चर गाइज आप सभी स्टूडेंट्स जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है। तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लो तुरंत की तुरंत, अगर आपने अभी नहीं किया है तो। इवन हमारे टेलीग्राम चैनल्स को भी ज़रूर ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको डिटेल्स जो है मिल जाएंगी और ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी हुई है यहाँ पर। ओनली करंट अफेयर्स के नाम से हमारा टेलीग्राम का चैनल है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से एक चैनल है, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आज के लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो सबसे पहले देना चाहता हूँ। तो पहले तो रूल्स के बारे में बात कर लें। तो आप अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए। जो भी मतलब टॉपिक्स, जैसे कि ये पूरे टॉपिक्स आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं जो आज हम लोग कवर करेंगे। तो ये जो टॉपिक्स हैं गाइस, इसमें मतलब हर एक टॉपिक के बाद मैं आपको नोट्स लिखवाऊंगा। तो आपको नोट्स से रिलेटेड टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ फोकस के साथ टॉपिक को जो है वो सुनना है। फिर टॉपिक के एंड में मैं आपको नोट्स जो है वो आपके बनवा दूंगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जो पिछला लेक्चर है उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए हैं, तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स के आंसर्स वगैरह। एनपीए, अब देखो यार, पहली चीज तो जैसे कि काफी सारे स्टूडेंट्स ने एनपीए की जो है वो मैंने आपको बोला था कि एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिखो। तो देखो यार, ऐसे बिल्कुल ऐसी डेफिनेशन मैं चाह रहा था आपसे जो आप मेंस में लिखें, है ना। तो आपने तो बिल्कुल ही काफी सारे स्टूडेंट ने कॉमन मैन की तरह जो है वो लिख दिया, समझाने की। जैसे मैं समझाता हूँ आपको कि भाई एनपीए का मतलब जो है वो क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का, कि किसी ने अगर बैंक से लोन लिया है और अगर वो लोन जो है वो नहीं दे पा रहा है 90 डेज के अंदर, तो वो अकाउंट जो होता है वो एनपीए हो जाता है, राइट। यानी कि वो बैंक का लॉस रहता है। बट ऐसे नहीं लिखना है बॉस, आपको जो है वो मेंस की लैंग्वेज में लिखना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी दी थी कि एनपीए की देखो ये डेफिनेशन है, ये अपने पास नोट डाउन कर लो। ये मैं इसलिए देता हूं क्योंकि आप उसको याद करें। क्योंकि ऐसे टर्म्स की डेफिनेशन जब आप मेंस में लिखोगे तो प्रॉपर होना चाहिए। ऐसे थोड़ा ना कि आपने उठा के एक आम भाषा में जो है वो लिख दिया। भाई यू गाइस आर प्रोफेशनल, आगे चल के आप ब्यूरोक्रेट्स बनोगे, प्रोफेशनल होगे, तो आपको थोड़ा प्रोफेशनलिज्म जो है वो अपने स्टाइल में जो है वो रखना पड़ेगा, है ना। राइटिंग स्टाइल हुई, बोलने की स्टाइल हुई, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म रखो बॉस। तो प्रीति मिश्रा ने, गोल्डी ने आंसर जो है वो दिए। यूनिकॉर्न का भी मैंने आपको बोला था कि भाई यूनिकॉर्न कंपनी का अच्छी मुझे वो बताओ कि एक लाइन में कि यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है। चलो ठीक है, बहुत सारे लोगों ने आंसर्स तो दिए हैं, बट मैंने आपको एक और चीज बोली थी कि इसको रुपीज में कन्वर्ट करो। काफी सारे लोगों ने गलत आंसर दे दिया। भाई यूनिकॉर्न कौन कंपनी कौन सी होती है? जिस कंपनी का वैल्यूएशन 1 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा होता है। क्या, कितना? 1 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा। और मैंने आपको बोला था कि उसको यूएस डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करो। तो आज की रेट में आपने 1 बिलियन रुपीस को 100 करोड़ बता दिया। भाई 1 बिलियन रुपीस इक्वल्स टू 100 करोड़ रुपीस, है ना। अब 1 बिलियन यूएस डॉलर है तो आज की रेट में 8,600 करोड़ के आसपास का है, राइट। तो ये चीज भी थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखना, क्लैरिटी रखो हर एक चीज की। 100 करोड़ की कंपनी नहीं, 7,500 8,000 करोड़ की जो कंपनी होती है ना, तो वो यूनिकॉर्न की कैटेगरी में जो आती है। 1 बिलियन यूएस डॉलर है वो। पहले तो 1 बिलियन इक्वल्स टू 100 करोड़ रुपीस, है ना। अब उसको यूएस डॉलर है वो, तो अभी कितना चल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो जो रेट आएगा, आंकड़ा आएगा, मेरे ख्याल से अभी 86 पॉइंट कुछ चल रहा है। तो आज की रेट में 8,600 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन वाली जो कंपनी होती है वो यूनिकॉर्न जो है वो कहलाएगी, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना आप। और एनपीए का ऐसा नहीं है, काफी सारे लोगों ने आंसर्स भी अच्छे दिए हैं। प्रीति मिश्रा का एक क्वेश्चन आया है कि आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, करंट अफेयर्स को कैसे ऐड करें, फ्लो चार्ट कैसे यूज करें। देखो प्रीति, क्या होता है कि प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ये पूरी चीजें होंगी। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि हम जैसे कुछ डेटा आया, राइट, जो मैं आपको बोलता हूँ कि ये आंकड़ा जो है वो याद रख लो। तो अगर कोई ऐसा टॉपिक आता है तो उसमें आंकड़े मेंशन करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मेंशन करो, है ना। ऐसी चीज है, तो वो आपको प्रैक्टिस के दौरान जो है वो पता लगेंगी। और फ्लो चार्ट का यूज भी जो है आप कर सकते हो, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो उसके लिए अपन जब प्रैक्टिस करेंगे आंसर राइटिंग की, तब मैं उसमें आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। और आयुषी सिंह ने भी बढ़िया आंसर्स दिए हैं, वेरी गुड। इसी प्रकार से आंसर जो है वो देते चलिए। गोल्डी ने दिया है, दीपाली ने भी दिया है, वेरी गुड। मतलब कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर्स भी सही दिए हैं, यानी कि जैसे मैं चाह रहा था वैसे दिए हैं, बट कॉमन आंसर्स नहीं है। जैसे आंसर बिल्कुल प्रॉपर मैंने जो डेफिनेशन बोला था उसके अकॉर्डिंग दिए, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट कॉमन आंसर्स जो है वो नहीं देना है, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखें। सोनम सोनम ईशा ठाकुर,
वेरी गुड। सोनम नई स्टूडेंट मुझे लग रही है जिन्होंने ज्वाइन जो है वो किया, इनका यूजर नेम है सोनम करके। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो चलो बस यही सब आपके जो है वो कुछ कमेंट्स थे और जो प्रॉब्लम थी जो आपने शेयर करी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन मैं पूछूं उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिएगा। तो नेक्स्ट डे जो है मैं आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो दे दूंगा, है ना। यानी कि आपका जो भी डाउट होगा। तो ये सब टॉपिक्स हैं आज के जिनको हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं डिटेल में। और गाइज अभी हमारे पास काफी सारे ग्रुप्स जो है वो चल रहे हैं। देखिए आप प्रीलिम्स और मेंस के लिए यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी, इन सब एग्जामिनेशन के लिए जो है वो प्रॉपर तैयारी करवाई जा रही है। हरियाणा से आप तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पीएससी की या छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड भी हमारे पास कोर्स है। और बिल्कुल सिलेक्शन की जो है वो तैयारी करवाई जाती है। तो ये जो दिए गए नंबर्स हैं इन पर कांटेक्ट करके आप कोर्सेज की इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। तो चलिए अब समय वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट हम लोग जो है वो अपने सेशन को जो है वो करते हैं स्टार्ट। देखो, बहुत ध्यान से पहली चीज सुनो। आपको कहीं पर भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, रफ में चाहो तो लिख सकते हो, बट आपको भी सिर्फ कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। उसके बाद मैं आपके नोट्स बनवा दूंगा। तो देखो, पहला जो टॉपिक है इसमें बात की जा रही है इंडिया के माइग्रेंट वर्कर्स की और उनके वेलफेयर की। राइट। तो न्यूज क्या आई है, यूपी और हरियाणा सरकार ने कोलैबोरेशन किया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ, और एक रिक्रूटमेंट ड्राइव ऑर्गेनाइज की जा रही है, और जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि 10,000 वर्कर्स को इजराइल भेजा जाए कंस्ट्रक्शन के काम के लिए। वर्कर्स को 1.37 लाख सैलरी मिलेगी, विच इज अप्रोक्सीमेटली 6100 इजरायली शेकिल्स, जो वहां की करेंसी है ना। तो ये फैक्ट जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और हर महीने वर्कर्स को जो है वो इतनी सैलरी देने की जो है वो बात की जा रही है। ठीक है, तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखने की आपको आवश्यकता है। अभी के लिए जो है वो लिख लो उत्तर प्रदेश और हरियाणा गवर्नमेंट, ये वाला पॉइंट लिखो अभी अभी नोट्स बनाने के लिए शॉर्ट से। इन्होंने कोलैबोरेशन किसके साथ जो है वो किया है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, एनएसडीसी के साथ। और ये क्या कर रहे हैं, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, अप्रोक्सीमेटली 10,000 वर्कर्स को इसराइल भेजा जा रहा है। किस पर्पस के लिए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में वो काम कर सकें। और उसके नीचे जो है वो लिखोगे आप नेक्स्ट लाइन में, इनको मंथली सैलरी जो है वो दी जाएगी 1.37 लाख रुपीस, यानी कि 6100 इजरायली शैकल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसमें 2000 पोस्ट जो है वो प्लास्टर वर्क के लिए ओपन की गई है, 2000 पोस्ट जो है वो सिरामिक टाइल वर्कर्स के लिए, और 3000 जो है वो आयरन बेंडिंग और फ्रेम वर्कर्स के लिए की गई है। वो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है ना। और अभी स्क्रीनिंग प्रोसेस चल रही है, यानी कि इंटरव्यू वगैरह ये सब चीजें यानी कि देखी जा रही है यूपी और हरियाणा के अलग अलग लोकेशन में। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब चीजों को थोड़ा सा ध्यान सुनो। अब इस इनिशिएटिव के अगेंस्ट जो है वो ट्रेड यूनियन ने काफी अपोजिशन दिखाया है। मतलब ट्रेड यूनियन इस इनिशिएटिव से खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है, पहला पॉइंट, एमिग्रेशन रूल्स का उल्लंघन हो रहा है। ट्रेड यूनियन कहते हैं कि इजराइल एक कॉन्फ्लिक्टेड जोन है। एंड ऑब्वियसली आप सभी लोग को पता है इजराइल और पैलेस्टीन का मुद्दा वहां पर चल रहा है। मिसाइल अटैक्स वहां पर हम लोग को कंटिन्यूअसली देखने को मिल रहे हैं, पिछले 3-4 सालों से इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ गई है। तो ये एक कॉन्फ्लिक्टेड जोन है, और ये रिक्रूटमेंट एमिग्रेशन एक्ट को मतलब के हिसाब से सही नहीं है। दूसरा पॉइंट, वर्कर्स को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ई माइग्रेट पोर्टल पर रजिस्टर करना जरूरी है, जो अभी नहीं हो रहा है। दूसरा, युवाओं को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो यूनियंस का मानना है कि सरकार अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दे को पॉलिटिकली यूज कर रही है और कॉन्फ्लिक्ट जोन में वर्कर्स भेजे जा रहे हैं, जो कि उनकी सेफ्टी के लिए खतरा है। फिर यह बताया जा रहा है कि 1 लाख रुपए तक का कॉस्ट वर्कर को खुद देना पड़ेगा, जो एक्सप्लॉइटेशन की तरफ पॉइंट करता है। यानी कि वहां तक जाने के लिए 1 लाख रुपए वर्कर को जो है वो देने पड़ेंगे। तो ये भी एक बड़ा कंसर्न, बड़ा इशू हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। राइट। तो ये कुछ चीजें जो है वो ट्रेड यूनियन से जो है वो कही है कि ये बिल्कुल सही नहीं है। बट आपको एमिग्रेशन एक्ट के बारे में थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ये कानून कॉन्फ्लिक्ट जोन के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइन देता है। इजराइल जो ईसीआर यानी कि एमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड कंट्रीज की लिस्ट में नहीं है, इस रिक्रूटमेंट को और ज्यादा क्वेश्चनेबल बनाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने माइग्रेंट वर्कर्स के प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रिक्ट
रूल्स बनाई हैं, और इंडिया ने ये कन्वेंशन रेक्टिफाई नहीं किया है, लेकिन इसराइल स्ट्रिक्ट लेबर लॉस के लिए जाना जाता है। तो इसराइल तो अपने कानून के लिए जाना जाता है, बट काफी सारी, मतलब जैसे इंडिया जो है, इंडिया ने जो है वो इसको जो लेबर, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो कन्वेंशन है उसको साइन नहीं किया। देखो जैसे लिखा हुआ है कि लेबर्स की प्रोटेक्शन के लिए जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो कन्वेंशन यानी कि एग्रीमेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे माइग्रेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट कन्वेंशन 1949 एंड माइग्रेंट वर्कर्स कन्वेंशन 1975, ये चाहो तो लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर कानून है, आप कह सकते हैं एग्रीमेंट्स है, और इंडिया जो है वो इसने साइन नहीं किया है ना रेक्टिफाई किया है इन कन्वेंशन को, है ना। और इसराइल ने इन कन्वेंशंस को जो है वो रेक्टिफाई किया, मतलब कि इसराइल जो है वो स्ट्रिक्टली लेबर लॉस को जो है वो फॉलो करता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो पॉलिटिकली मतलब खेल रही है, राइट, यानी कि अपने वर्कर्स को अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए और इसराइल के साथ अपने रिलेशंस मजबूत बनाने के पर्पस के लिए वर्कर्स को रिस्क जोन में जो है वो डाला जा रहा है। अच्छा, अब देखो यार, ये सब तो बातें हैं, बट ऊपरी तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि अगर ऐसा तो नहीं किसी को जानबूझकर फोर्सफुली भगाया जा रहा है, भाई भेजा उसी को जाएगा जो बेसिकली वहां काम करने के लिए जो है वो रेडी रहेंगे, उनको पता होगा कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि नहीं है। देखो इसके दो पहलू होते हैं। अच्छा, इवन मैंने आपसे एक क्वेश्चन जो है वो कल ये भी पूछा था, आपको शायद याद आ रहा हो कि मैंने एक क्वेश्चन और भी था, अ, एक मैंने इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा था मिनिस्ट्री से रिलेटेड, कि आपको क्या लगता है कि आपको, मतलब एक सीनियर सिटीजन, कल हमने डिस्कस किया था ना कि एक सीनियर सिटीजन मिनिस्ट्री बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि ये काम जो है वो पार्लियामेंट का है, तो वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, है ना, ये काम कोर्ट का नहीं है। तो देखो यार, पहली चीज तो मैं आपको क्लियर बता दूं, आप आने वाले समय में डिप्लोमेट बनोगे, है ना, और जब आपको अपने मेंस का आंसर लिखना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यस और नो में मत देना आंसर, है ना। इवन इंटरव्यू में भी आपसे कुछ चीजें पूछे तो ऐसी चीजें यस और नो में नहीं दी जाती हैं। क्यों नहीं दी जाती? तो पहली चीज तो भाई, आप आने वाले समय के ब्यूरोक्रेट्स हो, पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम किसी मिनिस्ट्री को जो है वो बनाएंगे तो उसका एक अलग बजट होगा, उसकी एक अलग स्टाफ होगा, और ये प्रोसेस जो है मिनिस्ट्री को बनाने की इतनी आसान नहीं होती, काफी कॉम्प्लेक्स होती है, खर्चीली होती है ना। और ऑलरेडी इंडिया के अंदर आज की डेट में इकोनॉमिक प्रॉब्लम चली रही है, इकोनॉमिक स्लोडाउन हम लोग फेस कर रहे हैं, राइट। तो ये मिनिस्ट्री डायरेक्टली बनाने का डिसीजन क्या सही है? नहीं, अभी नहीं। आप पहले स्टार्ट करो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से, आप ये चीज मेंशन करो ना कि आज की करंट सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए मिनिस्ट्री को बनाना, ओके इट इज अ गुड ऑप्शन, बट राइट नाउ इट इज नॉट रिक्वायर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जो है वो कुछ डिपार्टमेंट्स बनाकर जो है वो रेडी करना चाहिए, है ना। आप पहले ये लिखो कि भाई आज की डेट में इकोनॉमिक सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही नहीं है, बट उसके बाद आप ये भी मेंशन कर सकते हो अगर हम मिनिस्ट्री बनाते हैं तो जैसे कि हमारी वुमेन और चाइल्ड वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, तो वो महिला और बच्चों के लिए जो है वो काम कर रही है स्पेसिफिकली। तो यस, जैसे वो महिला और बच्चों के वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए काम कर रही है बेहतर तरीके से, तो सीनियर सिटीजन के कल्याण के लिए भी काम करने के लिए एक मिनिस्ट्री होनी चाहिए। बट राइट नाउ आज करंट कंक्लूजन में ये डालना, करंट सिचुएशन को देखते हुए लेट स्टार्ट विद द डिपार्टमेंट और फिर उसको थोड़ी सी और पावर्स दी जाए, क्योंकि हमें आज की डेट में सीनियर सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम करना पड़ेगा। और यहां पर देखो, आप यहां पर फैक्चुअल करंट अफेयर्स की इंफॉर्मेशन डाल दो कि वी नो अबाउट इट कि बाय 2046 टू 2050 हमारी कंट्री के अंदर ओल्ड एज की पॉपुलेशन में रैपिडली ग्रोथ जो है वो देखने को मिलेगी, राइट। एंड ओल्ड एज की पॉपुलेशन, सीनियर सिटीजन की पॉपुलेशन में ब्रैकेट में लिख देना अबव 59 ईयर्स, राइट, या फिर वर्क मतलब वर्किंग एज पॉपुलेशन के कंपैरिजन में ओल्ड एज पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा बढ़ने लगेगी कंपैरेटिवली, राइट। या रेशियो डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी रेशियो पढ़ाया था ना मैंने आपको, ये यूज करना है आपको इस तरीके से। और ये कब यूज होगा? जब आप बार बार मल्टीपल टाइम्स उस चीज को रिवाइज करोगे जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। जब रिवाइज करोगे, रिकॉल करोगे, तभी तो चीजें लिख पाओगे, राइट। तो यही चीज है। तो इट इज ऑल अबाउट कि डायरेक्टली यस और नो नहीं बोलना है। जैसे इस, अब वापस से अपन इस टॉपिक पे आते हैं, लेबर वाले। अभी लेबर्स को बाहर भेजा जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि दैट इज गुड, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी हम प्रोवाइड करा रहे हैं कि बाहर जाकर वो अच्छा अर्न कर पाए, राइट। कुछ महीनों का उनको प्रोजेक्ट मिल जाए जहां से अच्छी खासी अर्निंग करके वापस इंडिया आ जाए, तो ये एक तरफ अच्छा है। दूसरी तरफ हाँ यार, यहाँ पर रिस्क भी है,
अब तीसरा कंक्लूजन, तो भाई गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई है, हम लोग अपने लेबर्स को सप्लाई भी करते हैं, राइट। और ये आज की बात नहीं है, ये ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड से या और उससे पहले से भी चल रहा है। हमारे यहाँ पे काफी सारे लोग जो है वो बाहर जाते थे काम वगैरह के लिए, ट्रेडर्स लोग अगर हम बात करें, है ना, व्यापारी लोग, भाई घूमते नहीं थे बंजारस वगैरह, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो उसमें कोई बुराई नहीं क्योंकि काम करने के लिए बाहर जा रहा है तो, राइट। तो अच्छी चीज ही है। बट यस, कंक्लूजन में ये मेंशन करोगे कि हम लोग को, हमारे वर्कर जो है उनकी सेफ्टी को सिक्योर करने के लिए इजरायली गवर्नमेंट के साथ जो है वो एक डील करनी पड़ेगी। भाई अगर हमारे वर्कर्स जा रहे हैं तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इजरायली गवर्नमेंट टू टेक केयर अबाउट आवर वर्कर्स। तो ऐसा आपको जो है वो सिनेरियो अपने मेंस के हिसाब से जो है वो मेंशन करना है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज है। अब सुनो, तो मैंने आपको जो है वो कहाँ तक बताई चीजें, ये पूरी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है ना, कि इसराइल जो है वो उसको फॉलो करता है, बट इंडिया ने इसको रेक्टिफाई नहीं किया है। अब करंट सिचुएशन की बात करें तो इसराइल और हमस के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट माइग्रेंट वर्कर्स की सेफ्टी के लिए एक मेजर चिंता वाली बात है, राइट। तो आपको ऑलरेडी पता है हमास के बीच में जो है वो इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा है, पैलेस्टीन का मुद्दा जो हम लोग को देखने को मिल रहा है। फरवरी 2023 तक 18,000 इंडियन वर्कर्स वहां रह रहे हैं। रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट में माइग्रेंट वर्कर्स की डेथ ने और ज्यादा सिचुएशन जो है वो खराब करी है, चिंता जो है वो बढ़ाई है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 2024 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे दुनिया भर में अनएम्प्लॉयमेंट राइज करेगा, बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए हमें स्मार्ट माइग्रेशन पॉलिसी और स्किलिंग इनिशिएटिव की जरूरत है जो लोकल और ग्लोबल लेबर मार्केट के बीच में एक बैलेंस बनाए। तो अब क्वेश्चन ये है कि सरकार को इस मुद्दे को कैसे, किस प्रकार से टैकल करना चाहिए। तो पहला तो यार देखो, उनकी जो चिंताएं हैं ट्रेड यूनियन की लेबर की सेफ्टी को लेकर, उसको एड्रेस करें, है ना। इसराइल जैसे कॉन्फ्लिक्ट जोन के लिए स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और कंटिजेंसी प्लान होने चाहिए, यानी कि इमरजेंसी प्लान, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत कैसे इवैक्यूएट करें हम अपने इंडियंस को। और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन एक ऐसी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हम लेकर आए, यानी कि एक ऐसी पॉलिसी बनानी होगी जो वर्कर्स के कल्याण और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स दोनों को के साथ जो है वो अलाइंड हो। तो ये चीजें हैं थोड़ी सी आपको जो है वो ध्यान में रखनी है, बाकी इसमें और कुछ ज्यादा लिखने की आवश्यकता जो है वो नहीं थी। 2019 की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी रिकमेंड किया कि गवर्नमेंट जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन पॉलिसी बनाए जिसके थ्रू इंडियन एमिग्रेंट्स, यानी कि हमारे जो वर्कर्स बाहर जाते हैं, तो उनके अधिकार और उनके कल्याण पर, वेलफेयर पर हम लोग फोकस जो है वो कर सकें, राइट। तो ये चीजें हैं, बट बेसिक सी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। और ये चाहो तो ये लिख सकते हो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 2024 की जो रिपोर्ट थी, उसने ये बताया था कि आने वाले समय में जो है वो पूरे दुनिया भर में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाली है, बेरोजगारी जो है वो बढ़ने वाली है। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप ये रिपोर्ट का मेंशन कर सकते हो, क्योंकि जब आप अपने आंसर में रिपोर्ट्स को मेंशन करते हो, ये सब चीजें मेंशन करते हो ना, तो आपका आंसर काफी अच्छा दिखता है। अब एस्टिमेशन ये है कि लगभग 100 माइग्रेंट वर्कर्स इंक्लूडिंग दोस्त फ्रॉम एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, इनकी गाजा के अंदर जो है वो जान चली गई थी रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट में, तो हुआ भी है, काफी सारे लोगों की जान भी गई है। और काफी सारे इंडियन वर्कर्स ऑलरेडी इसराइल में जो है वो रह रहे हैं, राइट। और इसराइल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलपमेंट का मेंबर है, तो वो अपने लेबर लॉज को जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। तो इसलिए हमें इसराइल पे भरोसा है कि वो अपने लेबर लॉज को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वर्कर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करेगा। तो इसलिए हमने भी, यानी कि आप अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि देखो यार ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, आगे चल के आप ही गवर्नमेंट का हिस्सा बनोगे, राइट। आपको पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। तो हम ऑब्वियस सी बात है, ऐसे थोड़ा है कि हम जो है वो बिल्कुल ही जंग के बीच में जो है वो अपने लेबर्स को जो है वो खड़ा कर दे रहे हैं कि जिससे कि उनको गोली पड़ जाए। भाई हम इसराइल अगर उनको भेज रहे हैं तो ये इंश्योर करते हुए भेज रहे हैं कि भाई हमारे पास पॉइंट्स हैं। इसराइल जो है वो लेबर लॉ, इंटरनेशनल लेबर लॉज को उसने रेक्टिफाई किया है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलपमेंट का मेंबर है, तो वो ऑब्वियस सी बात है लेबर सिक्योरिटी सेफ्टी पर जो है वो सबसे ज्यादा ध्यान देगा। और हमारे वर्कर्स वहां पर पहुंच रहे हैं तो ये इसराइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे वर्कर्स को कुछ होना नहीं चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऐसे ही थोड़ा है भाई, उनसे बात करेगी। तो ये चीज भी हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई पूरी? तो बस जितना मैंने आपको बोला लिखने के लिए, सिर्फ उतनी चीजें जो है वो लिखना है। और देखो ये टॉपिक कितने अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा अभी, राइट। और किसी को कोई भी डाउट होता है किसी प्रकार का, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स पे जो है वो लिखें, मैं आपके डाउट्स वगैरह सब कुछ रिजॉल्व करूंगा, आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करूंगा। चलिए, अब
सीवियर विंटर स्टॉर्म्स यानी कि ठंड का तूफान हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इससे रिलेटेड एक ज्योग्राफी का ये टॉपिक है। तो हम बात करेंगे उन सीवियर विंटर स्टॉर्म्स के बारे में जो जनवरी 2024 में यूएसए में हुई थी और जिनसे काफी नुकसान हुआ। ऐसे तूफान सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं बल्कि हमारे समाज यानी कि हमारी सोसाइटी और सिस्टम के लिए एक बड़ा चैलेंज भी होता है। तो गाइस देखो, सबसे पहली चीज तो ये तूफान 72 लोगों की जान ले चुके हैं और इनका इम्पैक्ट पूरे देश में देखा गया। यूएसए की यहां पर बात हो रही है। फ्लोरिडा और टेक्सास जैसे जो क्षेत्र हैं यूएसए के, जहां पर हल्की फुल्की ठंडी ने जो है वो जब बढ़ जाती है तो भी लोगों की जान चली जाती है। उन्हें उन्हें भी सब फ्रीजिंग टेम्परेचर फेस करना पड़ता है, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जो सब फ्रीजिंग है। देखो, तो ये जनवरी 2024 में यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो विंटर स्टॉर्म आया था यानी कि तूफान जो आया था ठंड का, राइट, शीतकालीन तूफान जिसको बोलते हैं, राइट, तो जिसमें टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कोल्ड हो गया था। तो उसमें एटलीस्ट 72 लोगों की जो है वो जान चली गई थी पूरे यूएसए के अंदर, हाइपोथर्मिया और रोड एक्सीडेंट्स के कारण भी, क्योंकि फॉग वगैरह जम जाता है ना यार। टेक्सास फ्लोरिडा जो है उसमें हल्की फुल्की विंटर्स आई थी तो उसने भी बहुत बुरी स्थिति वहां पर जो है वो कर दी। ना ही सिर्फ लोगों की जान गई बल्कि बहुत सारे इश्यूज हुए, पानी का क्राइसिस हुआ, राइट, काफी सारे एरियाज पर पानी की पाइपलाइन जो है वो टूट गई जमने के कारण, है ना, बर्फ जम जाता है तो कड़क नहीं रहती, फिर टूट जाती है। और एक्सट्रीम कोल्ड जो है, ये आने वाले समय में बोल रहे हैं कि चीजें थोड़ी सी ठीक हो सकती हैं, रिकवरी जो है वो इस पर चल रही है। ठीक है, अब देखो इसमें आपको जो है वो कुछ चीजों को समझना है, जैसे कि पोलार वॉर्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो ये वाला पॉइंट। सिर्फ ये पॉइंट लिखो, टर्म लिखो आप, क्योंकि और टर्म यहां पर सिर्फ समझो, क्योंकि इसके बारे में आप जो है वो हमारे कोर्स के अंदर जो है वो ऑलरेडी डिटेल में पढ़ोगे ही पढ़ोगे। और अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया आपने तो आप कर सकते हो, ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके कर सकते हो। बट कहीं और से भी पढ़ाई कर रहे हो तो ये इंश्योर करना कि ये सब टॉपिक्स आपके ज्योग्राफी में अवेलेबल हों। अगर नहीं है ये सब टॉपिक्स तो आप तुरंत अपने जो भी आपकी फैकल्टीज है जो आपको पढ़ा रहे हैं कहीं पर भी, तो आप उनको बताइए कि सर ज्योग्राफी का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोलार वॉर्टेक्स, मुझे चाहिए ये, राइट। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो है वो जानबूझकर काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है वो अवॉइड कर देते हैं, राइट, क्योंकि वो बस बेसिक बेसिक चीजें पढ़ाकर जो है वो निकल लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको पूरे टॉपिक से रिलेटेड अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी मेंस का आंसर आपका निकलेगा, राइट, या मेंस और प्रीलिम्स निकलेगा, क्योंकि प्रीलिम्स में भी पोलार वॉर्टेक्स आ जाएगा, पता ही नहीं है पोलार वॉर्टेक्स क्या है तो क्या करोगे फिर, है। तो ये चीज तो अभी सुनो, वैसे तो मैं हूं आपके लिए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं समझाऊंगा आपको। देखो पोलार, पोलार नाम से क्या समझ रहा है, पोल्स, धरती के पोल्स। तो धरती के पोल के आसपास एक ठंडी हवा का एरिया होता है। अब जिसमें कोई भी गड़बड़ी होती है उसकी वजह से ठंडी जो है वो साउथ की तरफ मूव कर जाती है। भाई सिंपल सी चीज है। पोलार एरियाज में ठंडी है, सभी लोग जानते हैं, बर्फ जमी हुई है ना। अब वहां पर अगर, और हवा कैसे चलती है, हवा चलने का कंसेप्ट क्या है, हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। अब ये चीज समझो, नीचे मतलब कनाडा यूएसए की तरफ हवा कब आएगी, जब कहीं ना कहीं अटलांटिक पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा, तभी तो वो इतना इस प्रकार का जोन क्रिएट होगा कि वो उस हवा को खींच लेगा अपनी तरफ। तो ऐसा कभी कोई डिस्टरबेंस होता है तो ये ठंडी हवा जो है वो पोलार एरिया से चलकर जो है वो यूएसए में आ जाती है और इसके कारण लोगों की जान चली जाती है। इसको बोलते हैं पोलार वॉर्टेक्स। तो क्या है, देखो ये लिखा है, लार्ज एरिया ऑफ लो प्रेशर एंड कोल्ड कोल्ड एयर सराउंडिंग अर्थ पोल्स। धरती के पोल के आसपास के एरिया में कुछ क्षेत्र में लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। अब लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जाएगी, मतलब कि वो ठंडी एरिया जो है पोलार साइड का, तो उससे हवा जो है वो इस तरफ आएगी, ठंडी हवा। तो पोलार वॉर्टेक्स में किसी भी प्रकार का जब डिस्टरबेंस होता है, डिसरप्शन होता है, तो ठंडी हवा जो है वो साउथ की तरफ मूव करती है, जो यूनाइटेड स्टेट्स को बुरी तरह से अफेक्ट करती है ना। ये लिखने की जरूरत नहीं इसके बारे में, ये आप पढ़ोगे ऑलरेडी अलग से। फिर एक होता है आर्टिक एयर मास। ठंडी हवा जब रैपिडली यूएसए के साउथ रीजन में आती है तो टेम्परेचर काफी लो हो जाता है, उसको आर्टिक एयर मास कहते हैं। तो आर्टिक हवा, आर्टिक से आने वाली हवा जब ज्यादा मात्रा में यूएसए के अंदर चली जाती है तो वो बहुत बुरी तरह से यूएसए के टेम्परेचर को गिरा देती है और यूएसए के अंदर बहुत बुरी ठंडी वाली कंडीशन जो है वो हो जाती है। और वही चीज आर्टिक एयर मासेस जो है वो कहलाती है। फिर जेट स्ट्रीम, हाई एल्टीट्यूड एयर पैटर्न। जो जेट स्ट्रीम आपको ऑलरेडी पता है ऊपर चलती है, राइट, बहुत ऊपर, तो आसमान में।
तो ये जो हवा हम लोग को देखने को मिलती है यानी जेट स्ट्रीम्स अगर वीक हो जाए तो ये कोल्ड आर्टिक एयर को यूएसए में ले आती हैं। भाई देखो, वो जो ठंडी हवा ऊपर चल रही है ना आसमान में, कंटिन्यूअस, ईस्टर्ली वेस्टर्ली सुना है ना आपने, तो ये कंटिन्यूअस चल रही है। तो अब आप एक सिंपल सी चीज समझो, ये अगर स्लो हो जाएंगी तभी तो आ पाएंगी। भाई पोलार एरिया से नीचे की तरफ जो हवा है साउथ की तरफ तभी आ पाएंगी जब ये अ, अब देखो, मैं जो चीज बना रहा हूं उसको ध्यान समझो, इसमें डायग्राम देख लो। देखो ये मान के चलो, ये वाला जो ब्लैक दिख रहा है, ये देखो यहां दिख रहा होगा, ये मान के चलो ये जेट स्ट्रीम जो है वो चल रही है। इसके ऊपर वाले एरिया में जो है वो पूरी क्या हो गया, डिस्टरबेंस हो गया। ये जो बन गया, ये क्या बन गया, ये यहां पर जो है वो बहुत बुरी तरह से ठंडी वाला तूफान आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ये तूफान इस जेट स्ट्रीम से जो है वो टकराएगा, तो क्या होगा, ये तूफान इधर भग जाएगा। अगर जेट स्ट्रीम तेज चल रही है तो राइट, ये जेट स्ट्रीम अपने साथ इस तूफान को जो है वो ले जाएगी, है ना, और डिस्ट्रीब्यूट कर देगी एक बड़े एरिया में। बट क्या होगा, अब ये जेट स्ट्रीम जो है, ये कैसी हो गई है, ये बहुत वीक हो गई है, ठीक है। मतलब वीक हो गई मतलब ये कैसी कैसी हो रही है, ये ऐसी हो रही है भाई, ये वीक हो गई भाई, ये वीक हो गई, ये जेट स्ट्रीम वीक हो गई बहुत बुरी तरह से। तो यहां से जो है वो ठंडी हवा जो है वो लीक होके जो है वो नीचे आएगी, राइट, इसके साथ जा नहीं पाएगी। तो नीचे यूएसए वाले एरिया में जो है वो क्या होगा, ठंडी हवा जो है वो भर जाएगी, और यूएसए वाले लोग जो है वो बेचारे ठंड के मारे जो है वो कपकपाएंगे, और काफी सारे लोगों की मौत भी हो जाती है। तो ये है फैक्टर्स, ये कारण है जिसके चलते सीवियर विंटर स्टॉर्म जो है वो यूएसए में आता है। एक है पोलार वॉर्टेक्स, दूसरा है आर्टिक एयर मासेस, और तीसरा है जेट स्ट्रीम का जो है वो हो जाना, वीक हो जाना, है ना। बस, तो ये चीज जो है वो आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब अलग अलग प्रकार के भाई ये तूफान हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, है ना। अलग अलग टाइप के जो है वो हम लोग को नजर आते हैं, बट उससे पहले देख लो आप, ये ये तूफान बनते कैसे हैं, है ना। अब ये नॉर्मल सी चीज है, मुझे आपको बताने की जो है आवश्यकता नहीं है। ये बेसिकली पूरा गेम जो है वो मॉइस्चर का हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। विंटर स्टॉर्म तब बनते हैं जब मॉइस्ट एयर जो है वो एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाती है, राइट। अब जैसे गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो जाएगी, तो क्या होगा कि उस क्षेत्र में जो है वो हाई प्रेशर जोन धीरे धीरे करके जो है वो बनने लगेगा। और जब लो प्रेशर जोन नीचे एरिया में कंटिन्यूअसली जो है बनता रहेगा, तो हवा का सर्कुलेशन हम लोग को देखने को मिलेगा कि गोल घूम के ठंडी हवा वो लेकर इस तरफ आ जाएगा। बस, तो इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब अलग अलग प्रकार के हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि तूफान होता है। एक होता है स्नो स्ट्रॉम, जब इसमें स्नो जो है वो गिरती है और रोड्स पूरी तरह से ब्लॉक हो जाते हैं। आपने देखा हो काफी सारी पिक्चरों में, या हमारे हिमाचल प्रदेश में आप चले जाओ ऊपर वाले एरिया में, मनाली कुल्लू साइड, तो वहां पर आप देखो कई बार पूरी रोड जो है वो बर्फ से ढक जाती है ना। तो ऐसी सिचुएशन को स्नो स्ट्रॉम कहते हैं, कि अचानक से तूफान आया और पूरी रोड को उसने जो है वो बर्फ से ढक दिया। फिर एक ब्लिजार्ड्स होता है, जब बहुत ही तेज हवा के साथ जो है वो बर्फ गिरती है और विजिबिलिटी बुरी तरह से खत्म हो जाती है। एक होता है आइस स्ट्रॉम, जब 0.25 इंचेस या उससे ज्यादा के आइस एक्यूमुलेट होते हैं, तो पावर लाइंस और पेड़ जो है वो गिरने लगता है, तो यानी कि बर्फ गिरने लगी, ओले का बड़े बड़े साइज, ये मान के चलो, है ना। लेक इफेक्ट स्ट्रॉम भी एक हम लोग को देखने को मिलता है, जब ठंडी ड्राई एयर जो है वो ग्रेट लेक्स के ऊपर से पास होती है। अच्छा, ग्रेट लेक से रिलेटेड अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताओ, 5 ग्रेट लेक्स मतलब टोटल 5 होती है ना, है ना, आपको पता है 5 लेक्स को ग्रेट लेक्स कहा जाता है। इन 5 लेक्स के नाम बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर, किसको पता है। और अगर नहीं पता तो सर्च करो और अभी के अभी बताओ, आपको 6 7 क्लास की एनसीईआरटी में ज्योग्राफी की इसका आंसर जो है मिल जाएगा, ग्रेट लेक्स का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब थोड़ी सी कुछ और चीजें जो है वो समझ लो हाइपोथर्मिया के बारे में। तो देखो यार, जब एक्सट्रीम कोल्ड जो होती है ना, एकदम किसी इंसान को बहुत ठंड लग रही है, तो हाइपोथर्मिया जो है वो काफी लोगों की जान ले लेता है। जब ठंड के कारण लोगों की जान चली जाती है तो अपन उसको बोलेंगे हाइपोथर्मिया। तो ये टर्म अभी कभी याद रख लो, अगर नहीं पता है तो लिख लो, व्हाट इज हाइपोथर्मिया। तो आप लिखोगे हाइपोथर्मिया एक मेडिकल इमरजेंसी है जहां पर बॉडी अपनी हीट जो है वो बहुत तेजी से लूज करता है और उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाता, और बॉडी का टेम्परेचर जो है वो काफी लो हो जाता है। बॉडी टेम्परेचर जब 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे चले जाए तो सिग्नल होता है हाइपोथर्मिया का, राइट। क्योंकि हमारी बॉडी हम लोग जो है वो वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। और जो ये कंसेप्ट है ना, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए, ये उस समय बेसिकली जनता को जो है वो
ये बताने के लिए कहा गया था कि भाई तुम नहाओ कोई बात नहीं, क्योंकि पहले के समय में गीजर वगैरह उतने इजीली अवेलेबल नहीं होते थे घर में, है ना। तो बोला जाता था कि हाइजीन मेंटेन करने के लिए जनता को कि चलो यार नहा लो ठंडे ठंडे पानी से ही, है कि ठंडे पानी में डुबकी मारो, ये करो वो करो। बट द पॉइंट इज दैट, मैं आपको क्लियरली जो है वो ये चीज बता दूं बॉस, कि हमारी बॉडी जो है वो वार्म रखती है अपने आप को, राइट। और देखो आप इसमें हाइपोथर्मिया, अगर अगर बॉडी का टेम्परेचर एक्सट्रीमली डाउन हो जाएगा तो हाइपोथर्मिया से डेथ हो जाएगी। तो हमें माइल्ड वाटर पे जो है बनाना चाहिए, पानी ना ज्यादा ठंडा होना चाहिए ना ज्यादा गर्म होना चाहिए, राइट। क्योंकि आप ठंडा पानी से नहाओगे ना तो आपकी बॉडी में एकदम से एनर्जी जो है वो बॉडी खाएगा, बहुत एनर्जी लेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी अपने आप को जो है वो गर्म करने की कोशिश करेगी, इसीलिए तो लोग बीमार पड़ते हैं कई बार। एनीवेज चलो, हाइपोथर्मिया के सिम्टम्स क्या है? कपकपी छूटना, राइट, धीरे धीरे सांस स्लो होती जाती है, कंफ्यूजन होने लगता है, मेमोरी लॉस होता है, ड्राउजीनेस होने लगती है, राइट। ठीक है, चक्कर आना वगैरह ये सब चीजें। एनीवेज, तो ये सब चीजें हैं गई। और अच्छा, मेम्फिस जैसी जो जगह है, टेनेसी, मेम्फिस ऐसी जगह में पानी के पाइपलाइन फ्रीज होने की वजह से जो है वो टूट गए हैं, राइट। 7 लाख लोग जो है वो पानी की कमी फेस कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि देखो क्या हुआ, पानी की पाइपलाइन के अंदर हमें क्या चीज जो है वो देखने को मिली कि ये जम गई पानी की पाइपलाइन, और जमने के कारण जो है पाइपलाइन टूट गई। तो 7 लाख से ज्यादा लोग जो है पानी की समस्या भी फेस कर रहे हैं वहां पर इस भीषण ठंडी के कारण। तो बहुत बुरी हो गई है। अथॉरिटीज का मेन ऑब्जेक्टिव है कि बॉयल वाटर एडवाइजरीज जो है वो लिफ्ट की जाएगी 23 जनवरी 2025 तक, प्रेशर रिस्टोर करने के बाद। अब रिकवरी प्रोसेस प्रोसेस काफी टफ है। लोग जो है वो पानी के बिना दिन गुजार रहे हैं। मिसिसिपी में आईसी रोड्स ने ट्रैवल डेंजरस बना दिया है। टोटल 27 लोग सिर्फ टेनेसी में तूफान की वजह से जो है वो मर चुके हैं, 27-28 लोग। बहुत बुरी स्थिति है। मिसिसिपी में एटलीस्ट 11 लोगों की जो है वो डेथ हुई है सीवियर वेदर कंडीशन के कारण। तो ये सब हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिकली टर्म्स वगैरह जो है वो पता होने चाहिए। तो आने वाले दिनों में टेम्परेचर इंप्रूव होने की उम्मीद तो है, लेकिन कुछ एरिया जैसे कोलंबिया, रिवर गॉर्ज, यहाँ पर अभी भी फ्रीजिंग रेन का खतरा है। साउथ कैलिफोर्निया भी फ्लडिंग और मड स्लाइड्स का सामना जो है वो कर रहा है। तो ये तूफान गाइस एक नेचुरल फिनोमेना नहीं है, बल्कि हमें क्लाइमेट चेंज के बड़े इफेक्ट्स जो है वो दिखाता है। इसलिए हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मिलकर काम करना होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको एक अच्छी जिससे रिलेटेड जानकारी जो है वो रखनी है। ठीक है, तो होपफुली ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर जो है वो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम डिस्कस करेंगे एसेट रिसाइकलिंग ड्राइव अंडर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन वही वही है ना, 111 लाख करोड़ रुपए की पाइप, मतलब हमने वो किया है, 111 लाख करोड़ रुपए का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो स्टैब्लिश किया है, जिसको ये हम लोग ये बोलते हैं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिसको नाम दिया गया है। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। तो ध्यान से सुनना है इस टॉपिक को। तो सबसे पहले तो लेटेस्ट न्यूज की बात करें तो फिस्कल ईयर 2024-25 के लिए सरकार का टारगेट है कि एसेट रिसाइकलिंग ड्राइव के जरिए 1.5 ट्रिलियन रुपीस जनरेट किया जाए, जो अब तक का हाईएस्ट यील्ड होगा, यानी कि हाईएस्ट प्रोडक्शन होगा, या हाईएस्ट आप कह सकते हो कि जनरेशन होगा, जब से ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की शुरुआत हुई है 2021-22 में। इस ड्राइव का फोकस है माइनिंग, हाईवेज, पावर, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, रेलवेज और टेलीकॉम सेक्टर्स के कोर गवर्नमेंट एसेट को लीज पर देकर उनका मोनेटाइजेशन करना। मतलब सिंपल शब्दों में, सरकार जो है ये क्या करना चाह रही है, अपनी ये जो चीजें हैं, माइनिंग सरकार के अंडर जो रहती है, हाईवेज जो रहते हैं, पावर, ऑयल, गैस पाइपलाइंस जो है, रेलवेज है, टेलीकॉम्स है, इनको सरकार जो है वो क्या करेगी, इनको लीज पे देगी प्राइवेट कंपनीज को चलाने के लिए। अब लीज पे देगी मतलब सिंपल सी चीज आप देखो ऐसे समझो कि आपके पास एक घर है, आपने उसको जो है वो किसी को, किसी बिजनेस कंपनी को जो है वो लीज पे दे दिया कि चलो ठीक है इस घर को जो है आप रखो 50 साल के लिए, है ना। उस पे आपको महीने का जो है वो प्रॉफिट मिल रहा है, और आपको एक पगड़ी की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी मिल गई है सिक्योरिटी के जो है तौर पर। तो ऐसा करके सरकार ये बोल रही है कि 1.5 ट्रिलियन रुपीस जो है वो अप्रोक्सीमेटली जनरेट करेगी, जो कि सबसे बड़ा जनरेशन होगा
इस स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू, राइट। और लेटेस्ट रिपोर्ट के थ्रू माइनिंग सेक्टर और एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो लीडिंग कंट्रीब्यूटर है, जिनसे सबसे ज्यादा जो है वो पैसा मिलेगा, हाई परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर। तो अब देखो, अभी तक तो ये बात आपके समझ में आ चुकी है कि सरकार जो है वो क्या करने वाली है। चाहो लिखना चाहो तो ये सिर्फ इतनी सी चीज लिख सकते हो, बाकी उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो। अभी के लिए लिखने के लिए, समझने के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो मैं आपको समझाता हूं नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज तो गाइज, ये इनिशिएटिव अंडर यूटिलाइज पब्लिक एसेट की वैल्यू को अनलॉक करने के लिए लॉन्च किया गया था। किस पर्पस के लिए? अनलॉक करने के लिए। किस चीज को? कि सरकार की, जैसे फॉर एग्जांपल सरकार की एक बिल्डिंग जो है वो फालतू फालतू पड़ी हुई है, कुछ काम नहीं हो रहा उसमें, तो हम क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को उस बिल्डिंग को जो है वो दे देंगे। ऐसे मतलब जो भी जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टीज है जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो उससे पैसा जनरेट करने के लिए इस इनिशिएटिव को लाया गया। पहला पॉइंट दिमाग में क्लियर हुआ है ना। हम प्राइवेट प्लेयर्स को लीज पर देंगे ये अंडर यूटिलाइज या नॉन यूटिलाइज पब्लिक एसेट को, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा जो है वो जनरेट किया जाएगा। नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन का टोटल इंडिकेटिव वैल्यू है 6 ट्रिलियन रुपीज, फाइनेंशियल ईयर 2022 से फाइनेंशियल ईयर 2025 तक के लिए। तो ये चाहो तो ये फैक्ट जो है वो ध्यान में रख सकते हो। 2022 से 25 तक के लिए हमने ये वैल्यूएशन जो है वो इसकी लगाई थी कि भाई इतना हम लोग को जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे खर्चा करना है, जनरेट करके। और ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एक कॉम्प्लीमेंट है जो 111 लाख करोड़ यानी कि 111 ट्रिलियन के प्रोजेक्ट्स को कवर करता है, जो मैंने अभी आपको बताया हुआ है। 2025 तक 111 ट्रिलियन रुपीस के प्रोजेक्ट को जो है ये वो करेगा, 111 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट को जो है वो कॉम्प्लीमेंट करेगा। अब चैलेंजेस हैं, गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट डिलेस, कॉस्ट ओवररन और रिसोर्स मिस एलोकेशन जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। कई बार प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो जाते हैं, है ना, टेंडर जो है वो पास नहीं होता। नेशनल मॉनिटाइजेशन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट करवाना, और प्राइवेट सेक्टर जो है वो पूरी चीज मैनेज करे, गवर्नमेंट एसेट्स को, इस चीज को फोकस करना। और इंडिया में काफी सारे ऐसे एसेट्स हैं गाइस जिसका इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए हम लोग को जो है वो हम प्राइवेट सेक्टर को दें, जिससे कि भाई जो फालतू की चीज है उसको तो अपन यूज में लाए ना। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको कहीं पर आपने फार्म लेके रखा है कहीं पर, आप सोच रहे हो एक, या ये समझो कि आपने एक प्लॉट लेके कहीं पर छोड़ दिया है, भाई धीरे से उस प्लॉट के ऊपर मकान बना लो, और मकान को जो है वो किराए पे दे दो, या दुकान बना लो, दुकान को जो है वो किराए पे दे दो। उस प्रॉपर्टी को से पैसा बनाओ ना, फालतू क्यों पड़ी हुई है? कोई फार्म लैंड पड़ा हुआ है फालतू आपका, तो वहां पर खेती किसानी करवा दो, एटलीस्ट उतनी करा दो कि भाई आपके घर का राशन बिल्कुल वहां से ऑर्गेनिक आए। करना चाहिए भाई, अपने एसेट्स को जो है वो फालतू में जाने देना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है, समझ में आ रही है ना सभी को बात है। अब इसके कुछ अचीवमेंट्स देख लो आप, जैसे माइनिंग सेक्टर ने इस साल 55,000 से 60,000 करोड़ जनरेट करने का टारगेट रखा है, जो ओरिजिनल टारगेट से काफी ज्यादा है। पहले के फिस्कल ईयर्स में यानी कि पहले के जो फाइनेंशियल ईयर्स थे, उसमें भी माइनिंग सेक्टर ने अपने टारगेट जो है वो एक्सीड किए हैं, बढ़ाए हैं। काफी अच्छी बात है, ये याद रखने की, लिखने की जरूरत नहीं है। एनएचएआई ने अब तक 15,968 रेज किए हैं, और ओवरऑल इस साल का टारगेट है 45,000 करोड़ का। दूसरे सेक्टर्स, पावर सेक्टर का टारगेट 20,000 करोड़ जनरेट करना है, रेलवेज का टारगेट है 8,000 से 10,000 करोड़ जनरेट करना है। बट आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई आज की रेट में 1.5 ट्रिलियन रुपीस जो है वो अप्रोक्सीमेटली जनरेट किया जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर में, 2024-25 में। ठीक है, एनएचएआई, फिर ये दूसरे सेक्टर्स, इसके भी टारगेट्स हमने देख लिए, बट चैलेंजेस तो काफी सारे हैं गाइस। जैसे टैक्स पेयर का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए टैक्स ऑलरेडी पे करते हैं हम लोग, और बाद में प्राइवेट सेक्टर के थ्रू दोबारा चार्जेस जो है वो लगते हैं, राइट। मतलब फॉर एग्जांपल कि आप जो है वो सरकार रोड बना रही है, तो भाई हम तो ऑलरेडी पैसा दे चुके हैं ना रोड बनाने का, फिर हम टोल टैक्स का पैसा क्यों दें? बात समझ रहे हो? बात गलत नहीं है ये चिंता गलत नहीं है। पब्लिक की चिंता आप खुद समझो, भाई लोग टैक्स पे कर रहे हैं, तो उससे सरकार रोड बना रही है, हाईवेज बना रही है,
बट फिर जब हम हाईवे में अपनी गाड़ी चलाते हैं तो हमसे क्यों टोल टैक्स लिया जाता है? तो गलत है ना भाई ये। आप हर चीज में टैक्स टैक्स देते जाओ। गलत नहीं है बॉस। क्या है, द पॉइंट इज दैट कि सरकार ऑलरेडी अभी कर्जे में है और आप सरकार का सिस्टम का हिस्सा बनने वाले हो। तो कभी भी अपने घर को, अपने सिस्टम को जो है वो बुरा नहीं बोलते हैं। उसकी प्रॉब्लम्स आपको पहले पता होनी चाहिए। भाई प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है घर में। उसके पीछे बहुत सारी वजह है, हालांकि करप्शन है, बहुत सारी चीजें हैं। राइट। लोग बाग ही हैं, कई बार तो आम जनता जो कंप्लेन कर रही है, कभी उससे पूछना कि सच सच बताओ, ईमानदारी से अगर तुम्हें मौका मिले टैक्स चुराने का, तो तुम चुरा लोगे कि भरोगे? चुराएंगे लोग। कोई देना नहीं चाहता। राइट, ऑब्वियस बात है। लोग सोचते हैं ना कि क्यों दे भाई, हम लोगों को चाहिए सब फ्री में, बट कंट्रीब्यूशन कोई नहीं करना चाहता। और मैं लिटरली बता रहा हूं, ये फ्री वाली चीजें होती है ना, इस झोल में कभी मत पड़ना। ये फ्री वाली चीजें फालतू की हैं, ये किसी काम की नहीं होती। अभी जैसे ये एजुकेशन की जो बात करते हैं, जैसे अभी आप यूट्यूब पे जो है वो ये लेक्चर जो है वो देख रहे हो। राइट। अब जैसे आप देखते हो कि ये एक फ्री इनिशिएटिव जो है वो, ये फ्री इनिशिएटिव नहीं है बॉस, ये आपका टाइम है जो आप यहाँ पर कंज्यूम जो है वो कर रहे हो। राइट। एंड एंड कभी भी किसी भी चीज का अगर आपको फल चाहिए, वो बोलते हैं ना, कोई भी चीज जो है वो आपकी सक्सेसफुल तब होगी जब आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन उस पर जो है वो देंगे, चाहे वो अपना टाइम दें या अपना कोई भी कंट्रीब्यूशन दें। राइट, कि मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन, कि चलो ठीक है यार, आपको अच्छे लग रहे हैं लेक्चर्स, है ना, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आपने कोर्स जो है वो ले लिया। राइट। तो ऐसी चीज है कि हाँ चलो ठीक है यार, कहीं ना कहीं से आपने डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन कर दिया कि चलो ठीक है यार, मेरी तरफ से ये है कि मुझे इससे बेनिफिट जो है वो मिल रहा है। राइट। तो कभी भी, और फ्री वाली चीज के पीछे कभी भागना ही नहीं चाहिए। डिस्काउंटेड चीजें, फ्री वाली चीजें, ये सब चीजें जो है वो कई बार झोल क्रिएट जो है वो कर देती हैं, याद रखना। पहले आप ऑब्जर्व करो, समझो चीजों को, उसके बाद फिर चीजों को लो। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो वही, अब सबको जो है वो चीजें जो है वो चाहिए फ्री में, बट उसका कंट्रीब्यूशन कोई करना नहीं चाहता उसके लिए। है, कंप्लेन बस सब लोग जो है वो करते रहते हैं, ये कॉमन मैन की प्रॉब्लम है। बट आप गवर्नमेंट या सिस्टम का हिस्सा बनने वाले, तो आपको पता है गवर्नमेंट के पास अभी पैसा नहीं है, तो इसलिए गवर्नमेंट को ये सब चीजें जो है वो मैनेज करनी पड़ रही हैं। राइट। जिस समय प्रॉपर तरीके से लोग टैक्सेस जो है वो पे करना शुरू कर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पे करनी पड़ेगी। क्या आप लोग टैक्सेस पे करते हो? पहले तो फटाफट वीडियो को पॉज करके यस और नो लिखो कि आप टैक्स पे करते हो। अभी एट प्रेजेंट, आज की डेट में क्या आप टैक्स पे करते हो, यस और नो? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर यस और नो में ही देना है। फटाक से वीडियो को पॉज करो और आंसर दो, अभी अभी। ठीक है, अब जिसने भी नो लिखा है या नो सोचा है, वो गलत है। आप मार्केट में जाकर अगर एक टॉफी भी परचेज कर रहे हो ना, तो यू आर पेइंग टैक्स, GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। राइट, तो यू आर पेइंग टैक्सेस। तो कभी भी ये मत बोलना कि आप टैक्स पे नहीं कर रहे हो। दीज आर सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। आपका दोस्त सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, पूछना उससे कि तुम टैक्स पे करते हो क्या, देखना वो भी मना करेगा कि शायद नहीं करता हूं। अगर दिमाग लगाएगा तो अच्छी बात है, नहीं लगाएगा तो मना कर देगा। तो ये चीजें हैं, तो काफी चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है मोनोपोलाइजेशन का। कुछ सेक्टर जैसे हाईवे और रेलवेज में मोनोपोलीज का रिस्क जो है वो हो सकता है, जो कंपटीशन और इनोवेशन दोनों को कम कर सकता है। लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और रेगुलेटरी कॉन्स्टेंट इन्वेस्टर्स के लिए चैलेंजेस क्रिएट करता है ना, तो काफी सारी चीजें हैं। तो हम लोग को जो है वो क्या करना पड़ेगा, पूरी चीज को जो है वो ट्रांसपेरेंट, पूरी प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करवाना पड़ेगा। पब्लिक को बताना जरूरी है कि ये इनिशिएटिव इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पॉलिसीज को रिफाइन करना और एक सपोर्टिव रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बनाना प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देगा। एसेट मोनेटाइजेशन प्रोजेक्ट्स की रेगुलर मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन से, ऑडिटिंग से बेटर रिजल्ट जो है वो इंश्योर किए जा सकते हैं। तो गाइस, ये नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी एक विजनरी इनिशिएटिव है जो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने का करने की ताकत रखता है, पोटेंशियल रखता है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक ट्रस्ट और इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन इसके सक्सेस के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और जो चीज मैंने आपको कही है लिखने की, सिर्फ उतनी चीज लिखो, उससे ज्यादा आपको चीजों को लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। अच्छा, उससे पहले एक ज्ञान की बात जो है वो बताता हूं। देखो यार, लाइफ में सक्सेसफुल होना, एग्जाम की बात तो कर ही नहीं रहा मैं, एग्जाम तो बहुत छोटी सी चीज है, वो तो आप आराम से कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो डिसिप्लिन के साथ निकाल लोगे। तो इवन एग्जाम ऑल्सो इंक्लूडेड है कि दुनिया कोई भी चीज आपकी दुनिया में जो चल रही है उसमें अगर आपको अचीवमेंट हासिल करनी है,
तो सबसे पहली चीज, अपनी लाइफ से फालतू लोगों को निकाल दो। लाइफ में जब फालतू लोग रहते हैं ना, तो वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। आज ही अपने फोन को निकालो सबसे पहले तो, और एक रूल बना लो कि आपके फोन में सिर्फ उसी का नंबर होगा जो बेसिकली आपके खास है। खास का मतलब जो आपके लिए सोचते हैं अच्छा है ना। सिर्फ उसका नंबर, और रिश्तेदार होगा, क्योंकि रिश्तेदार ठीक है सोचते अच्छा नहीं है तो भी रखना तो पड़ता ही है, ऑब्वियस सी बात है। बस पेरेंट्स, रिश्तेदार और दोस्तों की बात करूं मैं, दोस्तों मतलब खास, या प्रोफेशनल बिजनेस की बात करूं तो खास, मतलब जिनके साथ आपका रेगुलर उठना बैठना हो, या रेगुलर ना भी हो तो बातचीत थोड़ी सी रेगुलर हो, सिर्फ उनको अपने फोन बुक की उसमें रखो, लिस्ट में। और बाकी अपने फोन, ट्रू कॉलर में एक सेटिंग होती है, ब्लॉक वाली सेटिंग, कि अननोन नंबर्स ब्लॉक्ड, कि जितने भी अननोन नंबर है सबको ब्लॉक करना है आपको। और ये आप डिसाइड करोगे कि आपको किसको कॉल करना है, किसको नहीं करना है, राइट। और कॉल जिसका भी आ रहा है, किसी का भी, पेरेंट्स टॉप प्रायोरिटी, उसके अलावा किसी का भी कॉल एक उठाने की जो है आवश्यकता नहीं है 1 1.5 साल तक। और एक नियम तो जिंदगी भर के लिए बना लो कि फोन के अंदर सिर्फ उन्हीं का कांटेक्ट होगा जो स्पेशल लोग होंगे आपके। बाकी लोगों को, बाकी लोगों के लिए सोशल मीडिया है भाई, फेसबुक में फ्रेंड्स 1000 बना लो, कोई लोड नहीं है, बट फोन में सिर्फ वही लोग होने चाहिए, राइट। क्यों? क्योंकि जब आप अपने पास किसी का नंबर सेव करते हो, उसके पास आपका नंबर सेव रहता है, आजकल तो व्हाट्सएप है, स्टेटस डाल रहे हो तो पता लग रहा है, बहुत सारी चीजें होती है, राइट। तो व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ, उसके बारे में ज्यादा जनताओं को पता नहीं होना चाहिए। और कॉन्वर्जेशन जितनी कम लोगों से रखो उतना अच्छा है आपके लिए, राइट। ज्यादा ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं किसी को बताने की कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि लोग बुरी नजर ही लगाते हैं, गलत ही सोचते हैं। तो आप सिर्फ अपनी तैयारी पर जो है फोकस करो, दैट्स इट। और आज ही ये फालतू के कॉन्टेक्ट्स को जिंदगी से हटाओ, कोई मतलब नहीं, ये लोग साले कोई काम में नहीं आते हैं। किसी को आपसे कोई मतलब नहीं, आप आपके सिलेक्शन से तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आज की डेट में किसी को कोई मतलब नहीं है। और ना कोई चाहता है कि आप सेलेक्ट हो जाओ, सिर्फ आपके माँ बाप को छोड़कर। कोई नहीं चाहता कि आप सेलेक्ट हो जाओ, कोई नहीं चाहता कि आप तरक्की करो, क्योंकि उनको पता है कि आप सेलेक्ट हो जाओगे, आप बड़े आदमी बन जाओगे, तो उन लोग को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फेस करना पड़ेगा। तो कोई भी आपके भले के लिए नहीं चाहता है, इसलिए याद रहे, अपने पास सिर्फ उन्हीं लोगों को रखना है जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं, जो आपके लिए स्पेशल लोग हैं, बस। बाकी अपने काम से काम में मतलब रखो, पढ़ाई पर फोकस करो। चलो अब आगे की बात करेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लाइसेंसिंग रूल्स 2024 के बारे में। ये नए रूल्स गाइस 16 जनवरी 2024 से लागू हो गए हैं, और 1983 के ओरिजिनल रूल्स के बाद ये पहली बार अपडेट किए गए हैं। तो आइए डिटेल में जो है वो इस टॉपिक को जो है वो समझते हैं, और इनमें क्या नए चेंजेस हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे हैं, इसके बारे में हम लोग जो है वो बात करेंगे। ठीक है, हम इसको जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब सुनो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लाइसेंसिंग रूल्स 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स मैं आपको बताता हूं। तो 1983 के रूल्स के अकॉर्डिंग, नियमों के अकॉर्डिंग, शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2 के पार्ट सेकंड की जो स्पीसीज है, प्रजाति है, इनका ट्रेड सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही हो सकता है। तो देखो यार, ऑब्वियस बात है, जो प्रोटेक्टेड स्पीसीज होती हैं उनका ट्रेड सेंट्रल गवर्नमेंट ही अप्रूव करेगी। नए रूल्स में ये रिस्ट्रिक्शन अब भी रखी गई है। इसका मतलब है कि टाइगर्स, एलिफेंट्स और राइनोसोरस जैसी एंडेंजर्ड प्रजाति को अभी भी हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी जा रही है। तो ऑब्वियस बात है, देना ही पड़ेगा यार। सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के बिना इन प्रजातियों के लिए कोई भी लाइसेंस इशू नहीं किया जा सकता। शेड्यूल 2 प्रजातियों की बात करें तो सबसे बड़ा चेंज ये हुआ है कि शेड्यूल 2 की प्रजाति के लिए लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए हैं। अब जैसे कि स्पैरोज जो होती है ना, हमारे यहाँ पर जो पहले जो चिड़िया दिखाई देती थी घर के बाहर, आजकल तो स्पैरोज दिखती नहीं है। स्पैरोज हुई, सांप हुए, उल्लू हुए, गैकोज हुए, ऐसी प्रजाति के लिए ट्रेड के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रायर अप्रूवल जरूरी नहीं है। इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि कंजर्वेशन एफर्ट्स पर प्रेशर बढ़ सकता है और इन प्रजातियों का इलीगल ट्रेड जो है वो बढ़ सकता है। अब नए रूल्स में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर स्पेसिफाई किए गए हैं जो लाइसेंसिंग ऑफिसर को ध्यान में मतलब रखने हैं। पहले तो ये शेड्यूल 1 का देख लिया, शेड्यूल 2 का हमने देख लिया। अब ये कुछ चीजों को ध्यान में जो रखना है, जैसे कि एप्लीकेंट के पास, यानी कि जो लाइसेंस मांग रहा है किसी प्रजाति को अपने पास रखने का। अब जैसे कि आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, जिसके भी घर पर पेट है, राइट, जैसे मेरे घर पे है दौलत,
लैब्राडोर, तो उसका म्युनिसिपैलिटी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है, उसी को लाइसेंस बोलते हैं, डॉग लाइसेंस जो होता है, पेट रखने का लाइसेंस, है ना। तो अगर आपके पास आपके पेट का लाइसेंस नहीं है, तो किसी भी यानी कि आप वेटनरी डॉक्टर के पास चले आना, उनके कॉन्टेक्ट होते हैं सरकारी डॉक्टर के पास, 150 रुपये में बना देंगे। वो मेरा 150 रुपये का बना था, और हर साल उसको 50 रुपये में रिन्यू करना रहता है। तो उसमें आपको एक आपके पेट का लाइसेंस मिल जाएगा, बिल्ला मिल जाएगा। बिल्ला मतलब वो होता है एक की चेन टाइप का होता है, उसमें नंबर लिखा रहता है उसका। वो बहुत जरूरी होता है, वो जिसका नहीं बना है तो आप बनवा लो, वो सही चीज रहती है। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। अब एप्लीकेंट जो भी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है, उसके पास फैसिलिटीज और इक्विपमेंट्स होना जरूरी है उस स्पीसीज का देखभाल करने के लिए। फिर सोर्स ऑफ सप्लाई का ट्रांसपेरेंसी और लीगलिटी, कहां से उसने लिया है, राइट, उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स उसके पास होने चाहिए। तीसरा, रीजन में पहले से ग्रांटेड लाइसेंस की संख्या कितनी, यानी कि किन क्षेत्रों में कितने लाइसेंस जो है वो दिए जा चुके हैं प्रजातियां रखने के, तो उसकी पूरी लिस्ट। और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पर इसका इंपैक्ट क्या होगा, उसकी पूरी डिटेल्स। तो ये पूरी चीजें जो है, ये अब से जो है वो लाइसेंसिंग ऑफिसर जो है वो पूरी आकलन करेंगे इन पूरी चीजों के बारे में। फिर चिंता भी है नए रूल से रिलेटेड, जैसे शेड्यूल 2 के अंदर काफी सारी प्रजातियों को हटा दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रायर अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होगी, तो इलीगल ट्रेड बढ़ने की समस्या है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022 के अमेंडमेंट्स ने शेड्यूल को रैशनलाइज करके 6 से 4 में जो है वो डिवाइड कर दिया। आज की डेट में हम लोग को 4 शेड्यूल जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर देखने को मिलते हैं, शेड्यूल 1, 2, 3, 4। शेड्यूल 1 यानी कि हाईएस्ट प्रोटेक्शन, टाइगर, एलिफेंट ऐसे प्रजाति। शेड्यूल 2 यानी कि मॉडरेट प्रोटेक्शन। शेड्यूल 3 यानी कि प्लांट्स की प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टेड प्लांट्स जो होते हैं उनको शेड्यूल 3 में रखा जाता है। और शेड्यूल 4 मतलब CITES के में मौजूद जो प्रजातियां होती हैं उनको रखा जाता है। CITES का मुझे फुल फॉर्म नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ कि CITES का फुल फॉर्म क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एनवायरमेंट जीएस पेपर 3 के अंदर आप पढ़ोगे ही। और इंडिया में वाइल्ड लाइफ ट्रेड का स्टेटस की बात करें गाइस, तो इंडिया एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रिच कंट्री है। आपको ऑलरेडी पता है इंडिया के अंदर तरह तरह के प्लांट्स और एनिमल्स की प्रजातियां हैं, लेकिन ये टॉप 20 कंट्रीज में है जहां वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा होती है। तो इंडिया के अंदर इतनी प्रजातियां हैं, बट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग भी बहुत ज्यादा है। इलीगल ट्रेड इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है। पोचिंग, शिकारी की समस्या बहुत ज्यादा है। टाइगर के पंजे, लेपर्ड की स्किन्स, टाइगर की स्किन, राइट, राइनो के जो सींग, स्नेक की स्किन, ऐसे आइटम्स जो होते हैं उनका इलीगल ट्रेड इंटरनेशनल मार्केट के लिए होता है। और इन्फोर्समेंट में कमजोरियों के कारण वाइल्ड लाइफ क्राइम जो है वो बढ़ रहा है। इंडिया एयर ट्रैफिकिंग में टॉप 10 कंट्रीज में शामिल है। यहां से जो है वो वाया एयर जो है वो काफी सारी इलीगल प्रोडक्ट्स जो है वो चले जाते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके बारे में एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए। देखो ये पूरे शेड्यूल्स के बारे में जो मैंने आपको बताया वो ये है। और CITES का ये फुल फॉर्म है जिसने लिखा है, होपफुली अभी तक सही लिखा होगा। और पढ़ना है इसके बारे में आपको, CITES के बारे में आज के आज। वैसे तो एनवायरमेंट की क्लास में, GS की क्लास में आपको पता लग ही जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए गाइस, तो शेड्यूल 1 प्रजाति के लाइसेंसिंग के लिए एक बहुत ही मजबूत और ट्रांसपेरेंट कंसल्टेशन प्रोसेस बनाना होगा। जितने भी लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के प्रयास में जुड़े हुए हैं, उनको उनके प्रयासों को और बेहतर कैसे किया जा सकता है, इसके लिए काम करना होगा। शेड्यूल 2 के अंदर प्रजातियों को जो हटाया गया है उसके लिए क्लियर और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देनी होगी। और कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव्स अंडरमाइन नहीं होने चाहिए, यानी कि जो हमने प्लान किया हुआ है कि प्रजातियों को संरक्षित करना है, तो ये प्लान फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फेल हो गया तो ये बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर सकता है पूरे एनवायरमेंट और इकोलॉजी के लिए। और वाइल्ड लाइफ ट्रेड के कानून को और ज्यादा स्ट्रिक्ट करना होगा। इलीगल ट्रेड पर पेनल्टीज बढ़ानी होगी, सख्त सख्ती जो है वो करनी पड़ेगी, जिससे कि इलीगल ट्रेड जो है वो रोके जा सके। तो बस यही था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। इसमें सिर्फ मेनली ज्यादा सुनने वाली बातें थी, राइट। इसमें ऐसा कुछ खास जो है वो था नहीं कि जिससे रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम आए। अब ये डीप सी रीफ का जो टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, अगेन दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। कोरल रीफ्स गाइस एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कोरल रीफ के बारे में। एक छोटी सी डेफिनेशन कोरल रीफ की नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता दो कि आप क्या समझते हो कोरल रीफ से, राइट। तो चलो स्टार्ट करता हूं मैं इस टॉपिक को, बहुत ध्यान से इस पूरे टॉपिक को समझना। हम बात करेंगे डीप सी कोरल रीफ्स के बारे में।
ये डिस्कवरी गाइस काफी इंटरेस्टिंग है, और ये मरीन इकोसिस्टम यानी कि समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र की दुनिया को समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली साइंटिस्ट ने दुनिया के सबसे बड़े डीप सी कोरल रीफ मैप किया है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा डीप सी कोरल रीफ जो है वो लोकेट कर लिया है। और ये कहां पर है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटलांटिक कोस्ट के पास, यूनाइटेड स्टेट्स के शोर के नजदीक है, यानी कि उसके तट के नजदीक है। लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप सी कोरल, लार्जेस्ट लार्जेस्ट नोन डीप सी कोरल रीफ डैश ऑफ द एटलांटिक कोस्ट ऑफ यूएसए। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और एटलांटिक में कोरल रीफ्स का होना 1960 के दशक से जाना जाता था, लेकिन इस रीफ की फुल एक्सटेंट तभी डिस्कवर हुई जब एडवांस्ड अंडर वाटर मैपिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ। ये रीफ फ्लोरिडा से लेकर साउथ कैलिफोर्निया तक 500 किलोमीटर से ज्यादा एक्सटेंड करता है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डीप सी डिस्कवरी है। आपको ऑलरेडी पता है कि जब भी हम कोरल रीफ की बात करते हैं तो आपको ग्रेट बैरियर रीफ्स, ये नाम आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया की, तो उसका जिक्र होता था। बट अब से यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स के बाद पास जो है डीप सी रीफ का जिक्र भी अब देखने को मिलेगा। और ये कोरल रीफ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें सिविल सर्विसेज काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है। अब इस नए रीफ के फीचर्स मैं आपको रहे बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये रीफ लगभग 500 किलोमीटर लंबा है, और कुछ एरियाज में इसकी जो चौड़ाई है वो 110 किलोमीटर तक की है। ये रीफ येलोस्टोन नेशनल पार्क के साइज से लगभग 3 गुना बड़ा है, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट मरीन इकोसिस्टम डिस्कवर्ड येट। येलोस्टोन नेशनल पार्क, कोई मुझे बता सकता है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क कहां पर है? कमेंट बॉक्स में लिखकर। अब ये रीफ 200 से 1000 मीटर की गहराई पर है, जहां सनलाइट नहीं पहुंचती। ये शैलो ट्रॉपिकल रीफ से अलग है, जो सनलाइट पर डिपेंड करते हैं, राइट। तो हमारे यहाँ के जो रीफ्स है ना, जो हमारे यहाँ पर आप अंडमान लक्षद्वीप पर जो है वो देखेंगे, तो ये जो रीफ्स है, ये हमारे यहाँ वाले जो रीफ्स, ये जो तमिलनाडु कोस्ट पे भी आपको मिल जाते हैं, जहाँ पर पार्क स्ट्रेट है। तो ये जो रीफ है हमारे वाले, तो ये शैलो वाटर पर सर्वाइव करते हैं, यानी कि सनलाइट पर हमें नजर आते हैं, जहां पर आपको जूजैंथली वगैरह देखने को मिलेगी, एल्गी जो इसके ऊपर बैठती है और इसको बहुत कलरफुल बनाती है। बट ये वाले जो रीफ है ये बहुत गहराई पर है, जहां पर सनलाइट पहुंचती नहीं, मतलब कि यहाँ पर जूजैंथली नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि ये जो कोरल्स होंगे ये वाइट कलर के होंगे, क्योंकि कोरल्स का जो नेचुरल कलर होता है वो वाइट कलर का होता है, राइट। तो शैलो रीफ्स में फोटोसिंथेटिक एल्गी होती है, जिसको हम लोग जूजैंथली बोलते हैं। हालांकि इसमें जूजैंथली का जिक्र नहीं है, बट जब आप पढ़ोगे जनरल स्टडीज की क्लास में इसके बारे में, कोरल रीफ्स के बारे में डिटेल में, तो आपको जूजैंथली भी अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अब सुनो, डीप सी कोरल्स अपने आसपास के पानी से ऑर्गेनिक मटेरियल को फिल्टर करते हैं। और ये बेसिकली देखो, समुद्र के गहराई में रहने वाली प्रजातियां जो होती है ना, उनके लिए एक अच्छा घर होता है, अच्छा हैबिटेट होता है। इस रीफ में शार्क, स्वॉर्ड फिश, ऑक्टोपस, श्रिम्प्स यानी कि झींगे, और भी बहुत सारी जो प्रजातियां होती है मछलियों की, उनका ये घर होता है। तो ये एक आई ओपनिंग डिस्कवरी है, रियलाइजेशन है कि और भी बड़े डीप सी रीफ हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक ओशियन फ्लोर का मात्र 25% हाई रेजोल्यूशन मैपिंग ही हो पाई है। और इवन आपको तो ये चीज पता ही है यार, कि हम जितना आज की डेट में जो है वो स्पेस को जान चुके हैं, उसका 25%, 30% भी हमने समुद्र के नीचे क्या है उसको नहीं जाना है। अब सुनो, फर्क क्या होता है शैलो वाटर कोरल कोरल रीफ में और डीप वाटर कोरल रीफ में? देखो यार, पहली चीज तो शैलो वाटर, इनका रंग ज्यादातर ब्राउन या ग्रीन होता है, बट नहीं भाई, ये कलरफुल होते हैं, अच्छे घास है, ठीक है। सिर्फ दो रंग नहीं, कलरफुल होते हैं, बहुत अच्छे घास है। ये फोटोसिंथेटिक एल्गी पर डिपेंड जो है वो करते हैं, जो जूजैंथली होती है। और मरीन लाइफ काफी वेरीड होती है, जैसे कि स्पॉन्जेस और क्रैब्स, यानी कि आपको केकड़े वगैरह बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी यहाँ पर शैलो वाले एरिया में। और ये रीफ जो है वो क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे ऑयल और गैस ड्रिलिंग से बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है। जब भी तो आपने ये टर्म जो है वो सुना होगा कि कोरल्स का जो कलर उड़ रहा है, अरे क्या बोलते हैं यार उसको, कोरल डीकलराइजेशन जो होता है ना, कोरल ब्लीचिंग, है ना, ये टर्म आपने सुना होगा, एक एक बार सिविल सर्विसेज में पूछा जा चुका है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये होता तभी है जब क्लाइमेट चेंज के कारण ये जूजेंथली से हट जाती है और उसका कलर खत्म हो जाता है, राइट। तो ये चीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होती है गाइस मरीन इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि
बहुत सारी प्रजातियों का घर होता है ये क्षेत्र, राइट। बहुत सारी प्रजातियों को इस क्षेत्र से प्रोटीन मिलता है, खाना मिलता है ना। अब डीप सी कोरल रीफ के बारे में बात करें तो ये गहराई में पाई जाती है, नाम से जन्म में आ रहा है। इनका रंग व्हाइट होता है, जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये छोटे प्लैंकटन या ऑर्गेनिक मटेरियल्स फिल्टर करते हैं। ये रीफ थोड़े कम प्रजाति को ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इतनी नीचे बहुत ही कम प्रजाति रहती है ना यार। ऊपर ज्यादा प्रजाति मिलेंगी आपको, नीचे कम मिलेंगी, राइट। शार्क, स्वॉर्ड फिश, ऑक्टोपस, ऐसी प्रजाति यहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है। शैलो रीफ, डीप सी रीफ्स भी क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन डिस्टर्बेंस जैसे ऑयल और गैस ड्रिलिंग के लिए वल्नरेबल होते हैं। ऑब्वियस बात है, समुद्र के ऊपर अगर आप ऑयल फेंक दोगे तो क्या शैलो और क्या डीप, पूरा ही इकोसिस्टम खराब होगा ही होगा ना। ये डीप सी रीफ्स गाइस काफी यूनिक होते हैं, बहुत सारी प्रजातियों का घर होते हैं ये, है ना। काफी सारी प्रजाति इसमें छुप जाती हैं अपने आप को खतरे से बचाने के लिए। बट क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा खतरा है, ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत बड़ा खतरा है इन लोगों के लिए, कोरल रीफ्स के लिए, राइट। बस तो इस पर जो है फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नोट्स में जो मैंने भी आपको लिखवाया है, सिर्फ उतनी चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, उससे ज्यादा रखने की जो है आवश्यकता नहीं है। अब सुनो, एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, कोचिंग सेंटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो आया है। तो आओ थोड़ा सा इसके बारे में जो है वो चर्चा करेंगे हम लोग। बहुत ध्यान से जो है वो इस टॉपिक को जो है वो सुनना, और फिर उसके बाद ट्राई करना इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर देने की। तो कोचिंग सेंटर्स के कुछ नए नियम जो है वो सामने आए हैं, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जो है वो कोचिंग सेंटर्स को जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी। पहली चीज तो ये कह दी है कि कोचिंग सेंटर्स को अब 16 साल से कम एज के स्टूडेंट्स को एनरोल नहीं करने दिया जाएगा, राइट। पहला पॉइंट, ये रूल इंश्योर करेगा कि जो यंग स्टूडेंट जो है उनको अप्रोप्रिएट एजुकेशनल एनवायरनमेंट मिले, जहां उनकी डेवलपमेंट और सेफ्टी का ख्याल रखा जा सके। सभी ट्यूटर्स को कम से कम उनकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन की जो है वो होनी चाहिए, राइट। कम से कम एटलीस्ट ग्रेजुएट तो होनी चाहिए यार, क्योंकि आजकल तो कोचिंग सेंटर में कोई भी जो है पढ़ा रहा है, उसके पास खुद टीचिंग करना एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस देखो चलो ठीक है, काम करके ही आता है। ये एकदम से बोलना जो है वो खराब रहेगा कि एक्सपीरियंस नहीं है, बट फिर भी यार काफी सारे ऐसे कोचिंग सेंटर्स होते हैं कि क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं, राइट। हाँ ठीक है, मेरी बात मत करना कोई। हाँ है अपना रिकॉर्ड थोड़ा खराब, बट इंसान ठीक हो गए हैं पर अब है, करते हैं कोर्ट कचहरी। बट ऑब्वियस सी बात है कि ऑफिसर्स भी बनाए हैं भाई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम से 10 साल से तैयारी करवा रहा हूँ। जितने भी टॉप मोस्ट पोजीशन है मेरे, काफी सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे। और सेलेक्ट आप हो तो जाओ एक बार, फिर उसके बाद देखना कि और क्या बड़े बड़े काम होते हैं अपने। ये तो बस बेसिकली शौक है मेरा, पढ़ाना। बाकी मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो दूसरी जगह से आती है, बट अभी वो बंद है यार, क्योंकि अभी बहुत बड़ा लॉस हो गया अपना भी और ये कोचिंग सेंटर में ही हुआ है, एनीवेज एजुकेशन स्टार्टअप में। तो देखो, ट्यूटर को जो है वो एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, है ना। कोचिंग सेंटर जो है उनको अपनी वेबसाइट मेंटेन करनी पड़ेगी, पूरी इंफॉर्मेशन देते हुए ट्यूटर की क्वालिफिकेशन, फीस वगैरह सब कुछ होनी चाहिए, है ना। मतलब ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए कुछ गाइडलाइंस आएगी, उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एलईडी, अब एलईडी इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, इसका टॉपिक आपको पता होना ही चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड्स। तो ट्राई करो इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे जाओ लिखने की। और ये मेंस का आपके लिए क्वेश्चन है, कोचिंग सेंटर इंडस्ट्री से रिलेटेड ही ट्राई करना है, इसका भी आंसर देने की 120 वर्ड में। तो चलिए गाइस, बस आज के लिए इतना ही था। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद गाइस।